बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फैज़ान अहमद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थियोरम नंबर 14.1.3 जो है ये समझेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के टोटल 4 थ्योरम्स हैं, जिनमें से 2 थ्योरम्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम थर्ड थ्योरम इसका करेंगे। थर्ड थ्योरम की स्टेटमेंट है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल divides the side opposite to it in the ratio of lengths of sides containing the angle। अब इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है वो डायग्राम से आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगा, बड़े ही ध्यान से सुने। थ्योरम हमें ये कहता है कि सपोज़ करें आपके पास एक ट्राइंगल है, तो मैंने अपनी तरफ से एक ट्राइंगल सपोज़ कर ली ए बी सी। आप ज़रा अभी पहले इस ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे, ये जो ए बी सी ट्राइंगल है। थ्योरम ये कहता है कि अगर आप किसी भी ट्राइंगल में एक किसी भी एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करें, ये एक ट्राइंगल है ABC और मैंने इसमें क्या किया, एंगल A का एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और ये जो बाइसेक्टर है इसका नाम है AD, जो BC साइड को पॉइंट D पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, थ्योरम हमें ये कहता है कि ये जो बाइसेक्टर है ना, ये बाइसेक्टर अपने ऑपोजिट साइड को, इस एंगल की ऑपोजिट साइड कौन सी है बच्चों, BC। ये वाली साइड ऑपोजिट है ना, एंगल A के ऑपोजिट BC साइड है। तो थ्योरम हमें ये कहता है कि जो एंगल बाइसेक्टर होगा ये ऑपोजिट साइड को उस ही रेशो में डिवाइड करेगा जिस रेशो में ये दोनों साइड्स होंगी जो एंगल को कंटेन कर रही हैं। आप ज़रा गौर करें, AB और AC ये दो साइड्स जो हैं ये एक एंगल को कंटेन कर रही हैं, इनके दरमियान में एंगल बन रहा है, तो ये कहलाती हैं एंगल कंटेनिंग साइड्स। थ्योरम हमें ये कहता है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर होगा ये ऑपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड करेगा जिसमें ये एंगल कंटेनिंग साइड्स होंगी। क्या मतलब ये कि BD रेशो DC, इन दोनों की जो रेशो होगी वो AB रेशो AC के बराबर होगी। बात समझ में आ गई? थ्योरम की स्टेटमेंट समझ में आई कि क्या गिवन है और हमने क्या प्रूव करना है। ठीक है, तो ये तो थी डायग्राम। अब मैं लिखूंगा गिवन कि गिवन क्या है। गिवन में हमें जस्ट एक ट्राइंगल गिवन है और एक एंगल बाइसेक्टर की बात की गई है। तो अब हम लिखते हैं इसका गिवन। बड़े ही ध्यान से आपने हर एक बात को सुनना है। तो गिवन है हमारे पास, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AD is एंगल बाइसेक्टर। AD क्या है बच्चों, एक एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A which intersects BC at D। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या कहा हमने कि एक ट्राइंगल ABC है जिसमें AD एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का, और ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये BC साइड को पॉइंट D के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने गिवन में लिख दी। ठीक है, अब आते हैं गिवन के बाद टू प्रूव क्या करना चाहते हैं हम। देखें जी, प्रूव हम ये करना चाहते हैं कि ये वाली लेंथ BD और DC की रेशो बराबर है AB और AC की रेशो के। ये हमने प्रूव करना है जी। अब हम क्या करेंगे, टू प्रूव में हमारे पास हमने प्रूव करना है बच्चों कि मेजरमेंट BD रेशो मेजरमेंट DC, BD रेशो DC इज इक्वल टू AB रेशो AC, मेजरमेंट AB रेशो मेजरमेंट AC। ठीक होगी बात? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है बच्चों यहाँ तक? ये हमने प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम प्रीवियस थ्योरम्स में करते आए हैं, थोड़ी सी मैनिपुलेशन करेंगे डायग्राम में, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, अब वो कंस्ट्रक्शन देखें कि वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी। बड़े ही ध्यान से सुने दोबारा से। किया क्या बच्चों, मैंने कंस्ट्रक्शन में मैंने ये जो AD था एंगल बाइसेक्टर, इस AD के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, क्या ड्रॉ किया, मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो बिल्कुल इस AD के पैरेलल है, और इस लाइन को मैंने BE का नाम दिया है। किसका नाम दिया है? BE का नाम दिया है। और यहाँ पर आप ये एरोज़ दे सकते हैं, दो एरोज़ मैंने इधर भी लगाए हैं इधर भी लगाए हैं। तो ये कि ये दोनों आपस में कैसी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है बच्चों, मैंने कंस्ट्रक्शन में किया क्या कि मैंने BE एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जो AD के साथ पैरेलल है। ठीक है, और जो E पॉइंट है वो कैसा पॉइंट है, वो CA का एक्सटेंडेड पॉइंट है। CA को हमने आगे एक्सटेंड किया पॉइंट E तक, और पॉइंट E को B से ज्वाइन कर दिया सच दैट कि BE इज़ पैरेलल टू AD। बात समझ में आ गई? अब यही बात मैं कंस्ट्रक्शन में लिखने लगा हूँ। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट
ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जिसका नाम क्या है बच्चों, बी ई विच इज़ पैरेलल टू डी ए, जो डी ए के साथ कैसा है बच्चों, पैरेलल है। ठीक है, टू मीट सी ए प्रोड्यूस्ड एट ई, जो सी ए को ई पॉइंट के ऊपर आकर ज्वाइन कर रहा है, मीट कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये कंस्ट्रक्शन की है हमने। अब कंस्ट्रक्शन के बाद बच्चों अब सबसे मेन पार्ट आता है हमारा प्रूफ, वो आपने अब समझना है, वो बहुत इजी है। प्रूफ के दो पार्ट्स होते हैं, स्टेटमेंट एंड रीजंस। आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, ज़रा वो सुन लें। ये आपको पहले भी पता होगी। अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, सपोज़ करें ये पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास, इस बात को ध्यान से सुनना है क्योंकि इसी की बेस पे मैंने थ्योरम को करना है। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं। अब अगर इन दो पैरेलल लाइंस को कोई एक लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट कर दे, ठीक है, क्या कर दे, इनको इंटरसेक्ट कर दे कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन इन दो पैरेलल लाइंस को, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पर बनेगा। ये हम सब जानते हैं ना। ये दोनों एंगल्स कैसे कहलाते हैं बच्चों, ये कहलाते हैं कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहलाते हैं, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। बात समझ में आ गई। और ये दोनों कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, एक तो बात आप ये याद रखें। दूसरा एक और चीज़ सुने, सपोज़ करें दोबारा से हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और इन पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के कट करने की वजह से एक एंगल यहाँ पे क्रिएट होगा, एक एंगल यहाँ पे क्रिएट होगा, और ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। ये बात भी हम जूनियर क्लासेस में सीख चुके हैं। और इन दोनों एंगल्स को बच्चों हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। ये दो बातें आप ज़रा ज़हन में रखें, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स। अब आएँ इधर, मैंने आपसे कहा कि डी ए इज़ पैरेलल टू बी ई। पहले मैं ये बात लिखने लगा, सिंस ए डी इज़ पैरेलल टू ई बी, ए डी जो है वो ई बी के साथ पैरेलल है। एंड जो सी ई है, देखें ज़रा, सी ई साइड जो है, ये वाली साइड वो इन दोनों को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इस तरह दरमियान से ऐसे क्रॉस करती हुई जा रही है, जैसे ये क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर सी ई भी इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। एंड सी ई इंटरसेक्ट्स देम, और सी ई उनको क्या कर रही है बच्चों, इंटरसेक्ट कर रही है। ये बात हमें कहाँ से पता चली, ये हमें कंस्ट्रक्शन से पता चली। तो रीज़न आ गई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। ठीक है, हमने क्या कहा कि ए डी और बी ई पैरेलल हैं और सी ई उसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब जब सी ई उसको इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों एंगल कैसे होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स किस तरह से होते हैं। तो 1 और 2 दोनों कॉरिस्पॉन्डिंग है, तो इट विल बी इक्वल। तो हम लिख सकते हैं, सो मेजरमेंट एंगल 1 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2, दोनों एंगल्स बराबर होंगे। इसको आप ज़रा कह दें इक्वेशन नंबर 1। और ये बात हमने कहाँ से लिखी, बिकॉज दीज आर कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसकी रीज़न आ गई कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ तक ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, अब दोबारा सुने ज़रा। अब हम दोबारा से मैं ए डी और बी ई की बात करूँगा कि ए डी और बी ई पैरेलल हैं। जैसे मैंने कहा था कि सी ई उसको इंटरसेक्ट कर रहा है इन दोनों को, तो आप ज़रा सी ई को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। ठीक है, इसको ज़रा आप भूल जाएं कि समझ लें यहाँ पे सी ई नहीं है, मैंने इसको हाइड कर दिया। ठीक है, अब आपके पास ये दो साइड्स हैं, ए डी और बी ई। अब ए डी और बी ई को ये वाली लाइन देखें, ये वाली लाइन भी तो इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं, इस तरह दरमियान से इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। तो ये जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो एक एंगल 3 बना और एक एंगल 4 बना, और ये दोनों एंगल्स कैसे हैं बच्चों, ये हैं अल्टरनेट एंगल्स, ये जो मैंने अभी इधर आपको बताया था। तो ये भी इक्वल होंगे। अब मैं इनका जिक्र करूँगा। ठीक है, तब हम दोबारा से लिखते हैं, अगेन ए डी इज़ पैरेलल टू ई बी। दोबारा से हमने कंसिडर किया कि ए डी ई बी के साथ पैरेलल है, ए डी ई बी के साथ पैरेलल है, लेकिन इस अब की दफ़ा में हम कहेंगे कि ए बी इज़ इंटरसेक्टिंग दैम। ठीक है, एंड ए बी
इज़, बात समझ आ रही है ना बच्चों, इंटरसेक्टिंग देम, और ए बी उनको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ए बी उनको इंटरसेक्ट कर रहा है तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं सो मेजरमेंट एंगल 3 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 4। इसको आप कहते हैं सेकंड इक्वेशन। इसको हमने सेकंड इक्वेशन का नाम दिया, और रीज़न क्या आ जाएगी, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। ये कौन से एंगल्स हैं बच्चों, अल्टरनेट एंगल्स हैं। बात समझ आई, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। मैंने दो एंगल्स का जिक्र किया अभी तक, कॉरिस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं। अब ज़रा देखें, इक्वेशन 1 और 2 हमने बना लिया, ज़रा वापस आएँ। हमें गिवन क्या था, हमें गिवन ये था बच्चों के ये जो ए डी है वो एंगल बायसेक्टर है। ये बात हमें गिवन थी कि ए डी क्या है, एंगल बायसेक्टर। एंगल बायसेक्टर क्या होता है, एंगल बायसेक्टर उसे कहते हैं हम जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। किस में डिवाइड कर दे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 3 अंडरस्टूड है, बराबर होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। एंगल बायसेक्टर है तो एंगल 1 और एंगल 3 कैसे होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। तो अब यहाँ पर लिखें बट मेजरमेंट एंगल 1 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 3। और ये बात हमें कहाँ से पता चली, ये तो हमें गिवन से पता है। गिवन में हमें बताया था ये कि जो ए डी है वो एंगल बायसेक्टर है, तो एंगल बायसेक्टर होने का मतलब ये है कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, ठीक होगी बात। अब एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। अब ज़रा आप इधर आएँ, यहाँ पे हमने कहा कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, सेकंड इक्वेशन में कहा एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, लेकिन हमें पता है कि एंगल 1 एंगल 3 भी आपस में इक्वल हैं। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल हैं तो इट्स मीन कि ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। अगर दो इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हों तो उनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होती हैं। तो मैं लिख सकता हूँ सो मेजरमेंट एंगल 2 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 4, ठीक है। रीज़न क्या आ जाएगी, फ्रॉम 1 एंड 2, या आप ये भी लिख सकते हैं कंपेयरिंग 1 एंड 2, एक ही बात है, ठीक होगी बात। यहाँ तक कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब ज़रा सुने, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। अब हमने यहाँ तक हम आ गए कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है। अब ज़रा वापस डायग्राम पे आएँ। हमने यहाँ तक प्रूफ कर लिया कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। तो बच्चों मुझे एक बात बताएं, अगर एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है तो हमने एक थ्योरम ये भी किया था कि अगर एंगल्स इक्वल हों तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। तो इट्स मीन कि ये वाली साइड जो एंगल 4 के सामने है और एंगल 2 के सामने जो साइड है ये वाली साइड, ये दोनों भी बराबर होंगी, यानी कि ए ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए बी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात लिखने लगे हैं अब हम। So AB is congruent to AE। AB AE के साथ कैसा हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, लिखा जा सकता है कि नहीं। तो इसकी रीज़न क्या होगी, इसकी रीज़न ये होगी साइड ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। थ्योरम की स्टेटमेंट है बेसिकली ये, हमने थ्योरम प्रूफ किया हुआ पहले, वो यहाँ पे आ जाएगा। साइड्स ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी कैसी होती हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इसलिए हमने लिखा ए बी इज़ इक्वल टू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए ई। यहाँ तक आ गए, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब ज़रा आगे चलते हैं जी। अब आगे देखें, आगे दोबारा से मैं उसी चीज़ को कंसिडर कर रहा हूँ कि ए डी ई बी के साथ कैसा है बच्चों, पैरेलल है। अगेन देखें, मैं तीसरी दफ़ा हम ये कंसिडर कर रहे हैं, 2 दफ़ा पहले कंसिडर कर चुके हैं और अब दोबारा से कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना। अगेन ए डी इज़ पैरेलल टू ई बी। ए डी किसके साथ पैरेलल है, ई बी के साथ पैरेलल है। ये बात अगेन कहाँ से पता चली हमें, कंस्ट्रक्शन से पता चली है। तो इसके आगे आ जाएगी रीज़न कंस्ट्रक्शन। अब सुने ज़रा आगे, अब हम क्या करेंगे, अब आप ज़रा इस चैप्टर का जो फर्स्ट थ्योरम था वो ज़रा रिकॉल करें, वो अब यूज़ होगा यहाँ पर। फर्स्ट थ्योरम में बच्चों हमने ये बात की थी, वो मैं यहाँ पे आपको बना के एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, फर्स्ट थ्योरम में हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है इस तरह से, ठीक है, और एक लाइन है जो इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है दो साइड्स को, ठीक है। हमने फर्स्ट थ्योरम में ये किया था कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स को एक लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करे कि वो लाइन
थर्ड लाइन के थर्ड साइड के साथ पैरेलल हो, ट्राइंगल की थर्ड साइड के साथ पैरेलल हो, ठीक है, तो वो उसको सेम रेशो में डिवाइड करती है। उसका मतलब ये था, अगर सपोज़ करें मेरे पास लिखा हुआ है ABCDE, आपको मैं फर्स्ट थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी वो रिकॉल करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट थ्योरम का मतलब ये था कि AD रेशो DB बराबर होती थी AE रेशो EC, ऐसे ही था ना, ठीक है। अब मैं यही थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करूँगा। अब मुझे कहा गया कि AD पैरेलल है EB के। अब ज़रा वापस डायग्राम में आए, यहाँ पे हमें देखें AD ये है, AD जो है वो EB के साथ पैरेलल है। तो अब आप ज़रा ये बड़ी वाली ट्रायंगल कंसिडर करें ज़रा, ठीक है, ये अंदर वाली लाइन को इग्नोर कर दें। अब आप ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल है ECB, इसको देखें तो AD पैरेलल है। तो अगर AD पैरेलल है तो हम इसके ऊपर ये वाला थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये वाला थ्योरम हो जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा BD डिवाइडेड बाई DC इज़ इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई AC, ठीक है। बात समझ आई, क्या कहा मैंने, BD डिवाइडेड बाई DC इज़ इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई AC, ठीक है। थ्योरम नंबर 1 के अकॉर्डिंग अब मैं आगे लिखूँगा यही बात। सो मेजरमेंट BD डिवाइडेड बाय मेजरमेंट BD डिवाइडेड बाय DC इज़ इक्वल टू मेजरमेंट EA डिवाइडेड बाय मेजरमेंट AC, ठीक है जी। यहाँ तक ये हमने कहाँ से लिखा, बाय यूजिंग थ्योरम 14.1.1 हमने फर्स्ट थ्योरम को यूज़ करते हुए ये बात लिखी है, ठीक होगी बात, ठीक है। यहाँ तक स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन तो नहीं कोई। अब आप देखें ज़रा, बस थ्योरम का लास्ट स्टेप है और थ्योरम एंड होने वाला है। यहाँ तक आने के बाद आप ज़रा वापस आएँ ज़रा, यहाँ पर हमने कहा था कि AB और AE कॉन्ग्रेंट हैं। AB और AE कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। तो क्या मैं यहाँ पर, मुझे बताएं, EA की जगह AB लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना, रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो EA की जगह बच्चों हम क्या लिखने लगे हैं, AB लिखने लगे हैं। तो इसी बात को हम लिख सकते हैं, और मेजरमेंट BD, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा, मेजरमेंट DC इज़ इक्वल टू मेजरमेंट EA की जगह आ गया बच्चों AB डिवाइडेड बाय मेजरमेंट AC, वैसे का वैसे। इधर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मैंने EA को AB के साथ रिप्लेस किया है, ठीक होगी बात, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। बाकी सब तीनों वैल्यूज़ एज इट इज़ आई हैं, सिर्फ ये चेंज हुआ है। क्यों चेंज हुआ है, रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि हमने अभी भी प्रूफ किया था कि मेजर, तो इसकी रीज़न आगे लिखें, AB इज़ कॉन्ग्रेंट टू मेजरमेंट AE, ठीक है जी। यहाँ तक अब आप ये जो आपके पास लास्ट पे एक वैल्यू एक इक्वेशन आई है, इसको ज़रा वापस फ्रैक्शन की फॉर्म में उसमें लिखें, रेशो की फॉर्म में। तो रेशो की फॉर्म में जब लिखेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा मेजरमेंट BD रेशो मेजरमेंट DC इज़ इक्वल टू मेजरमेंट AB रेशो मेजरमेंट AC, ठीक है। और हमने प्रूफ क्या करना था स्टूडेंट्स, देखें ज़रा, हमने प्रूफ करनी थी ये बात कि BD और DC की रेशो बराबर होगी AB और AC के रेशो के। तो हमने प्रूफ कर दिया कि BD और DC की रेशो बराबर है किसके, AB और AC की रेशो के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये जो थ्योरम है इसका प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल थ्योरम था आपका ये, हैंस प्रूफ्ड। ज़रा दोबारा देखें, मैं जल्दी से इसका एक रिकैप करवा रहा हूँ आपको। थ्योरम की स्टेटमेंट ये कह रही थी हमें कि सपोज़ करें आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और हमने एंगल A का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। एंगल बाइसेक्टर है AD और उसने BC साइड को पॉइंट D पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। हमने ये शो करना था कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है AD, ये अपनी ऑपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड कर रहा है जिस रेशो में ये दोनों साइड्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये शो करना था कि BD रेशो DC इज़ इक्वल टू AB रेशो AE, ठीक है जी। ये गिवन और टू प्रूफ मैंने आपको स्टेटमेंट बता दी। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था बच्चों, कंस्ट्रक्शन में मैंने AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की थी BE, और E पॉइंट कैसा पॉइंट था, CA का प्रोड्यूस्ड पॉइंट था, ठीक है। हमने CA को पॉइंट E तक प्रोड्यूस करने के बाद हमने E को B से ज्वाइन किया, और EB जो लाइन बनी वो ऐसी लाइन थी जो AD के साथ कैसी थी बच्चों, पैरेलल थी, इसलिए यहाँ पे हमने डबल एरो शो किया है, इट शोज़ पैरेलल, ठीक होगी बात। उसके बाद हमने AD इज़ पैरेलल टू EB को लिया, हमने यहाँ पर कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स का पहले कॉन्सेप्ट यूज़ किया, उसके बाद हमने अल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, ठीक है।
उसके बाद हमने क्या किया, इधर आकर हमने कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर दिया, उसके बाद अल्टरनेट एंगल्स को भी इक्वल कर दिया। लेकिन हमें गिवन क्या था, हमें गिवन ये था कि जो एंगल 1 और एंगल 3 है वो दोनों इक्वल हैं, क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो जब हमने इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया तो अगर इनकी लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी, तो ये आ गया एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, अब अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो एंगल 2 के अपोजिट थी ए बी, एंगल 2 के अपोजिट थी ए बी, और एंगल 4 के अपोजिट थी ए ई साइड, वो दोनों कॉन्ग्रेंट हो गई। ठीक है, आगे रीज़न आ गई थ्योरम की स्टेटमेंट, साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रेंट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। देन बच्चों हमने क्या किया, दोबारा से हमने ए डी इज पैरेलल टू ई बी को लिया और हमने पहला थ्योरम अप्लाई किया। पहला थ्योरम क्या था, इस तरह से हमने अप्लाई किया, बी डी रेशो डी सी इज इक्वल टू ई ए रेशो ए सी, ये अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने ई ए को जस्ट इस ई ए को रिप्लेस किया है बच्चों ए बी के साथ और इसको वापस रेशो की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे हमारा थ्योरम इस तरह से कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा बच्चों। अब आपने करना ये है कि इस थ्योरम को अच्छी तरह से समझेंगे आप, ठीक है, और इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।